वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम करेंगे हमारा पार्ट 2 भूगोल का क्लास 7 का। तो हमने अभी पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम हमारे पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 1 में हमने 3 रॉक्स पढ़े थे, इग्नियस रॉक मतलब आग्नेय, अवसादी शेल, आग्नेय शेल और कायांतरित शेल। अब हम उसके आगे चलते हैं। चलिए भाई, आगे क्या बोला गया है? तो हमने यहां तक तो देख लिया है। अब हम आगे चलते हैं। चलिए, क्या बोला जा रहा है? शेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, महत्वपूर्ण है या बहुत उपयोगी है। कठोर शेलों का उपयोग सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। जो कठोर शेल होते हैं, आप सब जानते हैं, कठोर शेल पत्थर होंगे, उनसे इमारतें बन सकती है। अब पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी कर सकते हैं। इन शेलों का उपयोग बताया गया है कि कई कई जगहों पे इन पत्थरों या शेलों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट्टू बनाने में, चीवी डब्बी टापू या किटकिट करने में, ये एक खेलों के नाम है। और 5 पत्थर से गिट्टी खेला जाता है। इस तरीके के कई सारे खेल हम खेलते हैं। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदियों से पूछकर अपने खेलों की भी जानकारी दे सकते हैं। आप सबने बचपन में कई तरह के खेल खेले होंगे, कई तरह के पत्थरों से खेल खेले होंगे। तो पत्थरों से जब हम खेल खेलते हैं तो जो पत्थर होते हैं, शेल होते हैं, इन तीनों में से कोई ना कोई होता है। वही यहाँ पे बताया गया है, इन चीजों में हम उपयोग करते हैं। तो आप भी इस तरीके से पूछ पाछ के कई तरीके की जो है पत्थरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब आप यहाँ देखिए, ये लाल किला लाल पत्थरों से बन रहा है। ये हमारा संगमरमर का जो ताजमहल है वो सफेद संगमरमर से बन रहा है। किससे बन रहा है? सफेद संगमरमर से बन रहा है। ठीक है, अब चलिए, ये तो हमने देख लिया, इन दोनों चीजों से बन रहा है ये। अब आगे देखते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। तो आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, कई तरीके की निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की शेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो शेल है ना, जो पत्थर हैं, वो एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। मतलब आग्नेय जो है वो आपका अवसाद में परिवर्तित हो जाता है, और अवसाद जो है वो आपका इसमें कायांतरित में परिवर्तित हो जाता है। तो इतना ही नहीं, कायांतरित भी आपका अवसाद में या फिर आग्नेय में परिवर्तित हो सकता है। तो इन सब बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। ये सब एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। ये चक्र चलता है इस तरीके का। चलिए देखते हैं। एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को शेल चक्र कहते हैं। आप सबसे पूछा जा सकता है कि शेल चक्र किसे कहते हैं? क्या कि शेल चक्र जो है किसे कहते हैं? तो शेल चक्र वो होता है जब कोई एक शेल दूसरे शेल में परिवर्तित हो जाए, और उस प्रक्रिया को शेल चक्र कहते हैं। ठीक है, सॉरी, यहां तक सबको समझने में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल बन जाता है। तो आप जानते हैं कि जो द्रवित मैग्मा होता है, मतलब जो फैलाने वाला, जो द्रवित होता है, जो नदियां देखी ना आपने फैलती हुई, उस तरीके से द्रव होता है वो, मतलब लिक्विड। उस तरीके का मैग्मा जो है वो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद ठोस हो जाता है, और फिर वो आग्नेय शेल बन जाता है। ये हमने देखा है अभी। और ये आग्नेय शेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, एक स्थान दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शेल का निर्माण करते हैं। हवा पानी उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, और फिर वो ठोस हो जाते हैं ठंडे होकर, और अवसादी शेल बन जाते हैं। और फिर उनमें जो है अगर ताप और दाब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो आग्नेय एवं अवसादी शेल जो है दोनों के दोनों कायांतरित शेल में बदल जाते हैं। आग्नेय में बहुत ज्यादा दाब डालो, ताप डालो, तो वो कायांतरित में बदल जाता है। अवसादी में भी यही करो तो वो भी कायांतरित में बदल जाता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। और कायांतरित शेल तो बन गए ताप और दाब में, मगर ये ताप और दाब इतना अधिक था कि जो बने ना वो फिर से पिघलेंगे, और फिर से पिघल के वो मैग्मा बना देंगे, द्रवित मैग्मा, लिक्विड मैग्मा। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल में परिवर्तित हो जाता है। तो जिस तरीके से मेघ से बना था, मैंने आपको बताया था, मैग्मा जो है ज्वालामुखी में होता है, तो वहीं से जिस तरीके से आग्नेय बना था उस तरीके से निकल के ये बन जाता है वापस। तो हम आग्नेय से शुरू हुए थे और आग्नेय पर ही आ गए। आग्नेय ने सबसे पहले बना, फिर उसके बाद बाकी बने, फिर उसके बाद वापस से आग्नेय बना हम सबसे। तो इस तरीके का ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? शेल चक्र है। कि एक शेल दूसरे शेल में परिवर्तित होता है, उसे हम शेल चक्र कहते हैं।
ठीक है, ये आप सबको ध्यान में रखना। आपसे आपसे पूछा जा सकता है शेल चक्र के बारे में डिटेल में बताइए, तो आप ये बता सकते हैं, और ये उसका एक तरीके से डायग्राम है जो आपको अध्ययन करना है। चलिए, ये हमने देख लिया, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे हम, शेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। शेल जो है विभिन्न खनिजों से बनी होती है, कई तरीके के खनिज होते हैं जो जिनसे जो है हमारी शेल बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, और ये जो खनिज होते हैं ये प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले क्या होते हैं, पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। मतलब अलग अलग खनिजों की अलग अलग जो है गुण होते हैं, अलग अलग रसायन उनमें मिलते हैं। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं खनिजों का हम कितना ज्यादा यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, कोयला आप सब जानते हैं ईंधन की तरह यूज होता है उसका, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का हमारी कारें चल रही है, स्कूटर चल रहे हैं, वाई बिकॉज वी हैव पेट्रोलियम, हमारे पास पेट्रोलियम है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि शेलों के विभिन्न तरीके के खनिज होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। अब इनका उपयोग उद्योगों में, औषधि बनाने में, उर्वरक मतलब हमारे फर्टिलाइजर्स बनाने में, ताकि हम खेती कर पाए वो, जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोना हो गया, यूरेनियम हो गया, एटॉमिक बम आप सबने सुने होंगे, एटॉमिक बम हो गए, हमारी जो एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी, तो इस तरीके की यूरेनियम से बनती है। तो ये सब हमने देखे और हमारे यहाँ पे चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। हमने सब कुछ देख लिया, शेल चक्र सारे के सारे जो शेल थे उनके प्रकार सब ये हमने देख ली, तो हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमें अभ्यास करना है, मगर अभ्यास करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रू फैक्ट्स या फिर कुछ सच्ची बातों के बारे में, तथ्यों के बारे में बताना चाहूंगा जो आपके इस बुक में दिए गए हैं। ये तथ्य जो है आपके 1 मार्क का क्वेश्चन बनके आपको परेशान कर सकते हैं। तो चलिए हम इन तथ्यों को भी अच्छी तरह बता देते हैं। चलिए, इस पेज पे कोई तथ्य है, इस पेज पे सिर्फ यही तथ्य है कि स्मारक है और अलग अलग पत्थरों से बनी है, ये तो हमने देख लिया था, इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये देखिए, यहां पे आपको जीवाश्म की डेफिनेशन या परिभाषा दी हुई है। तो आपसे पूछा जा सकता है जीवाश्म क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? शेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जो शेल होते हैं ना, उनकी परतों में जो दबे होते हैं, उन पेड़ पौधों और जो पशु है उनको, जंतुओं को हम अवशेष जो है जीवाश्म कहते हैं। तो क्या बोट सालों से दबे हुए हैं, तो वो जीवाश्म उसके हो गए हैं। वहां पे कई तरीके की उन जीवाश्मों के गुण अभी भी मौजूद है। तो आपकी परिभाषा हो गई, 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना। ठीक, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं हमारे एक और तथ्य के बारे में या सच्ची बात के बारे में। हमने इग्नियस, आग्नेय शेल या इग्नियस रॉक पढ़ा था, शेल का प्रकार। तो इग्नियस कहां से निकल गया है, आपसे पूछ सकता है इग्नियस का जन्म कहां हुआ, इग्नियस किस तरीके का शब्द है। तो ये लैटिन शब्द है इग्निस, जिसका अर्थ है अग्नि। तो ये लैटिन शब्द इग्निस से मिलकर बना है, और इग्निस का मतलब क्या होता है, अग्नि। तो ये अग्नि से मिलकर बना है। जो हमने मेग्मा देखा था, जो ज्वालामुखी से निकलता है, वो भी एक तरीके की अग्नि है। अब अगला क्या है, सेडिमेंट्री। मैंने आपको बताया था अवसाद शेल, वो क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये देखें तो हम, ये भी लैटिन भाषा सेडिमेंटम से मिलकर बना है, तो जिसका अर्थ क्या होता है, स्थिर। क्या, सेडिमेंटम से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। अब आगे चलते हैं। तीसरा हमने देखा था मेटामॉर्फिक या फिर कायांतरित शेल। तो मेटामॉर्फिक उसका इंग्लिश में नाम है। तो मेटामॉर्फिक शब्द कहां से निकल कर आया, तो ग्रीक शब्द मेटामॉर्फस से मेटामॉर्फिक आया, और जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। आप सब जानते हैं रूप परिवर्तित होता है, कायांतरित जो है 2-3 से परिवर्तित होने के बाद ही बनता है, हमने देखा था। तो ये आपके पूछे जा सकते हैं। इग्नियस कहां से है, कौन सा शब्द है, कहां से आया है, सेडिमेंट्री कौन सा शब्द है, कहां से आया है, और मेटामॉर्फिक कौन सा शब्द है और कहां से है, ये आप बता सकते हैं। ये दोनों तो लैटिन से हैं, मगर ये मेटामॉर्फिक या फिर कायांतरित जो है ग्रीक से है। किससे, ग्रीक से। तो हमने ये तथ्य जो है देख लिया। अब आगे चलते हैं। ये देखिए,
यहाँ पे एक और तथ्य आपको दिया हुआ है, सच्ची बात दी हुई है, देखते हैं क्या है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। मतलब हमारी जो पृथ्वी है ना, उसमें सिर्फ 1% भूमि है। मतलब 1% ऐसी जगह है जहां पे आपके पास इस तरीके की जो परपटी हमने ऊपर की बताई थी, टॉप लेयर, ऊपरी परत परपटी है, सिर्फ 1% है। बाकी कुछ और है। देखिए कुछ और में क्या कि 84% क्या है, मेंटल है। हमने मैं आपको बताया था परपटी के नीचे मेंटल, स्थलमंडल, उसके बाद मेंटल आता है। तो मेंटल जो है वो कितना है, वो 84% है। कितना है, 84%। और 15% हिस्सा करोड़ है। क्या है भाई, करोड़। जो 15% हिस्सा है वो करोड़ का है। मैंने आपको बताया था करोड़ जो है हमारा कोर होता है, जो हमारी आंतरिक करोड़ है, बिल्कुल उसकी। अब पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पे दी हुई है कितनी, 6371 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे 6371 किलोमीटर। इस तरीके से पृथ्वी जो 1% तो हमारा परपटी, ये हमारी पृथ्वी हो गई, इस किससे मिलके बनी हुई है, 1% हमारे परपटी से मिलके, प्लस 84% हमारे मेंटल से मिलके, प्लस 15% हमारे रोड से मिलके, या फिर आंतरिक रोड को भी करोड़ ही कहते हैं। तो इन सबसे मिलकर के पृथ्वी बनी हुई है। ये देखिए, इन सबसे मिलकर पृथ्वी बनी हुई है। ये आपके 100% होगी पृथ्वी का जन्म होगा। इस तरीके की चीजें हैं। और इसकी त्रिज्या 6000, त्रिज्या कितनी है इसकी, 6371 किलोमीटर। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक। तो ये हमारा एक और तथ्य है जो हमने देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। आगे कोई तथ्य आता है, ये देखिए यहाँ पे भी एक तथ्य है, इसको भी एक बार अच्छी तरह से हम देख लेते हैं कि भाई ये क्या कहता है। तो विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे जो गहरी खाई है वो कहाँ पे है। आपसे क्या पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे गहरी खाई या विश्व की सबसे गहरी खान, खाई नहीं सॉरी खान, तो खान मतलब माइन। तो विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पे भाई, दक्षिण अफ्रीका में स्थित। और इसकी गहराई जो है, गहरी है तो कितनी है, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर इसकी गहराई है इस खान की। आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, ये आपका तथ्य हो गया। अब पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। अगर आपको, जो बिल्कुल असंभव है, अगर आपको पृथ्वी का केंद्र जानना है तो कोर के बीच में कहीं केंद्र होगा। तो अगर आपको पृथ्वी का केंद्र जानना है ना, तो जो समुद्री सतह है हमारी, उसमें 6000 किलोमीटर की गहराई तक आप खोदो, 6000 किलोमीटर की गहराई, तब जाके आपको कोर मिल जाएगा उसको। मगर कौन खोदेगा, ऐसा कोई खोद सकता है, वहां पे इतना जीवन हो ही नहीं पाएगा, कैसे खोद पाएगा। तो ये बिल्कुल असंभव है। पृथ्वी का केंद्र ज्ञात करना काफी ज्यादा कठिन कार्य है और लगभग असंभव है, आज तक नहीं ज्ञात हो पाया। हमें सिर्फ एक आइडिया है कि ऐसा हो सकता है। चलिए ये हो गया हमारा क्या जानते हैं वाला। तो ये हमारा एक और फैक्ट हो गया। इस तरीके से हमारे जो जितने भी तथ्य थे वो हमने देख लिए। ये आपके प्रश्न बन के आ सकते हैं एग्जाम में। अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अब हम क्या देखेंगे, हमारे क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। और इन क्वेश्चन आंसर्स के आंसर मैं आपको आपकी इस बुक में ही सारे बताऊंगा। ये बुक में ही सारे आंसर है, आपको कोई और चीज, कोई और रेफरेंस बुक कुछ देखने की जरूरत नहीं। जो भी आंसर होगा इसी बुक में। बुक से पढ़िए, आप पासबुकों से पढ़ेंगे तो उससे आपकी हानि है, क्योंकि बुक में आपको सारी चीजें स्पष्ट दी हुई है। और इसी वजह से मैं आपको आंसर भी बुक में ही बताऊंगा, ताकि आपको कुछ चीजें कहीं पर भी देखनी ना पड़े, बुक में ही सारी चीजें मिल जाए। चलिए अब हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पृथ्वी की 3 परतें क्या है। चलिए, पृथ्वी की 3 परतें बतानी है। मैंने आपको पहले 3 परतें बताई है, अभी भी आपको बतानी है। 3 परतें अगर मैं आपको ऐसे ही बताऊं तो क्या क्या होगी, पहली परपटी, दूसरी मेंटल, तीसरी क्रोड। ये हमारी परतें होंगी। अब ये तो हमने देख लिया, ये हमारी परतें हैं। अब हम देखते हैं कि किताब में कहाँ पे है भाई, हमें किताब में ढूंढना है ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहली परत परपटी,
सबसे पहली और ऊपरी परत पर्पटी। फिर आगे चलते हैं। पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल, और फिर मेंटल के बाद आंतरिक परत गुड़। 3 हो गई ना। यही हमारे यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये देखिए, पर्पटी, मेंटल और क्रोड, ये हमारी 3 परतें हो गई। और वैसी की वैसी नीचे होगी, मेंटल वैसे ही यहाँ पे होगा और पर्पटी यहाँ पे होगी समुद्री में। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हमने देख ली। अब हम आगे देखते हैं किस तरीके से भाई, चलिए आगे देखा जाएगा। हमारा क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। क्या है? 3 परतों के नाम। पहली परत पर्पटी, दूसरी परत हमारी मेंटल, तीसरी परत हमारी कौन सी है? तीसरी परत है, तीसरी परत क्या होगी? मेंटल हो गया, पर्पटी हो गया, और तीसरी परत है हमारी क्रोड, आंतरिक क्रोड। ये 3 परतें हो गई जो हमारी आंसर हो गई। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? शेल क्या है? क्या है शेल? ये मैंने आपको बताया था कि शेल क्या है। अब ये हम किताब में ही आंसर ढूंढते, भाई शेल क्या है, आ जाओ शेल पे। चलिए शेल पे आ जाते हैं। शेल पे चलेंगे ना, अब शेल बताना है शेल क्या होते हैं। ये देखिए शेल एवं खनिज पे आ गए हम। हमें बताना है शेल क्या होते हैं। मैंने आपको ये बताया था, ये देखिए, पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड जो पत्थर होते हैं उन्हें शेल कहते हैं। पत्थर या शेल एक ही बात, क्योंकि शेल को ही इंग्लिश में हम रॉक कहते हैं, रॉक को पत्थर आप समझें। तो इस तरीके का इसकी परिभाषा होगी। पृथ्वी की पर्पटी को बनाने में जिन जिन खनिज पदार्थों का प्रयोग होता है और प्रकृति में होते हैं उन्हें शेल या पत्थर प्राकृतिक वाले कहते हैं। ठीक, ये हमने शेल की परिभाषा देख ली, यही आपका उत्तर हो गया। चलिए ये हमने देख लिया, अब आगे चलते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न, 3 प्रकार की शेलों के नाम लिखें। हमें 3 प्रकार की शेलों के क्या करने हैं? नाम लिखने हैं। चलिए नाम लिख देते हैं 3 प्रकार की शेलों के। मैंने आपको बताए थे, फिर भी हम देख लेते हैं। ये देखिए 3 प्रकार की शेल, आग्नेय शेल, अवसाद शेल, कांतिल शेल। सिर्फ नाम पूछे, डिटेल नहीं पूछी। जितना पूछा जाए उतना उत्तर दीजिए, ताकि आपको नंबर जितने मिलने चाहिए उतने मिल जाए। 1 नंबर का है नाम पर्याप्त हो, 2 नंबर का है एक एक लाइन उनमें पर्याप्त हो। तो इस तरीके से आपको आंसर देना होगा, उत्तर देना होगा। ज्यादा आप लिखेंगे तो आपके समय की बर्बादी होगी। नंबरों के हिसाब से आपको आंसर देना है कि बड़ा करना है छोटा करना है। अब आगे देखिए, ये हमारा तीसरा प्रश्न तो हो गया। अब हम हमारे चौथे प्रश्न पे आते हैं, जो घ में है। घ में क्या दिया हुआ है? घ में दिया हुआ है बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी शेल का निर्माण कैसे होता है। मैंने आपको बताया था बहिर्वेदी और अंतर्वेदी शेल का निर्माण क्या होता है। अब हम यही का यही अब इसमें देख लेंगे। हमें क्या बताना है? हमें निर्माण कैसे होता है ये बताना। अगर अंतर बताना होता तो ये बीच में की, हमें सिर्फ निर्माण बताना है कि निर्माण कैसे होता है। निर्माण हम पैराग्राफ में बता सकते हैं, अंतर में हमें कुछ और बताना होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहां से जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शेल को बहिर्वेदी आग्नेय शेल कहते हैं। ये आपका बहिर्वेदी आग्नेय शेल का हो गया। ये किस तरीके से बनता है, उदाहरण भी आप दे सकते हैं बेसाल। अब हमें अंतर्वेदी शेल का बताना, तो यहाँ दक्कन पठार से आ जाएगी। दक्कन पठार, सॉरी दक्कन पठार रहने दीजिए, ये जो है द्रवित मैग्मा से होगा। तो द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, और इस प्रकार बने ठोस शेलों को अंतर्वेदी शेल आग्नेय शेल कहते हैं। मैंने यहाँ पे बताया था, ऊपर के बहिर और अंदर का अंतर्वेदी। तो ये हमारे हो गए, ये आपके जो है दोनों के दोनों आंसर हो गए। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों का निर्माण होता है। चलिए अब हमारे 5वें प्रश्न पे आ जाते हैं। शेल चक्र से आप क्या समझते हैं? अभी हमने बताया, अभी हमने क्या बताया, शेल चक्र क्या होता है। ठीक है, शेल चक्र से आप क्या समझते हैं?
वापस से आ जाते हैं हम हमारे शेल चक्र पे। ये देखिए, ये रहा शेल चक्र। शेल चक्र से आप क्या समझते हैं? एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया जो है उसे शेल चक्र कहते हैं। ये आप बता दीजिए कि भाई इस तरीके से होता है, या फिर आपको अगर एक ही लाइन में ही देना है तो ये बता दीजिए एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया शेल चक्र कहलाती है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। पूरी प्रक्रिया जो इस तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं शेल चक्र कहलाता है। चलिए अब हमारे अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। शेलों के क्या उपयोग है? शेलों के उपयोग क्या होते हैं ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं शेलों के क्या उपयोग है। मैंने आपको ये भी बताया था शेलों के उपयोग, फिर भी हम वापस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे शेलों का उपयोग मैंने इसमें यहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि शेलों का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम तरीके में। इन सब से इनका उपयोग जो है उद्योगों, औषधि, उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिना, सोना, यूरेनियम। क्यों? क्योंकि शेलों में विभिन्न प्रकार के खनिज बने। तो शेलों का उपयोग कहाँ होता है? शेल जो है विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलके खनिजों से बनी होती है। अब खनिज होते हैं तो खनिजों का इस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं। इन सारे खनिज हमारे पास मिलते हैं जिनका हम औषधि में, उर्वरक में, ईंधन की तरह उपयोग करते हैं। तो ये हमारे शेलों के उपयोग होते हैं। ठीक है, ये सब आपको ज्ञात हो गया। ये भी आप लिख सकते हैं, खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण। चलिए ये हो गया हमारा। अब हमारे अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कायांतरित शेल क्या है? क्या है कायांतरित शेल जो है वो क्या है? तो देखा जाए तो कायांतरित शेल के बारे में अब हमें बताना है। कायांतरित शेल जो है अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। चलिए दोबारा जाते हैं कायांतरित शेल पे। हमें क्या बताना है? कायांतरित शेल क्या है? क्या है भाई कायांतरित शेल? कायांतरित शेल पे आ जाओ। ये देखिए, ये हमारी परिभाषा हो गई कायांतरित शेल। आग्नेय एवं अवसादी शेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेलों में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, जैसे हमें उदाहरण भी ये दे सकते हैं, चूना पत्थर संगमरमर में और चिकनी मिट्टी स्लेट। ये आपका उत्तर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमारा प्रश्न का आंसर हमें मिल गया। ये तो हमने अभी पढ़ा था, तो इसमें कुछ समझाने की जरूरत है नहीं हमें। ठीक है, तो हमारे आंसर्स हो गए। अब हम हमारे इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें सही उत्तर टिक करना है कि भाई कौन सा उत्तर सही है वो बताना है। पहला प्रश्न, द्रवित मैग्मा से बने शेल किस तरीके की? कौन सा? द्रवित मैग्मा से बने शेल किस तरीके के? अब द्रवित मैग्मा है, उस तरीके से बने शेल। मैंने आपको बताया था मैग्मा से बने शेल, ज्वालामुखी से बने शेल आग्नेय होते हैं। कैसे होते हैं? आग्नेय शेल। अब आगे देखते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? ये यहाँ पे अवसादी और कायांतरित तो हट ही गए क्योंकि हमने ज्वालामुखी देख लिया। तो ज्वालामुखी में सबसे पहले जो द्रवित मैग्मा है उससे बनने वाला जो है वो क्या है? आग्नेय है। ठीक है, अब पृथ्वी की सबसे बाहरी भीतरी परत, सबसे भीतरी परत कौन सी है? तो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, सबसे भीतरी परत है क्रोड। सबसे भीतरी परत कौन सी है? सबसे भीतरी परत है क्रोड। ठीक है, अब चलिए अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं कि भीतरी परत तो हमने देख ही ली थी। आपको पता होगा भीतरी परत हमने यहां से देखी थी। ये देखिए, सबसे भीतरी परत आंतरिक क्रोड, हमने क्रोड दे दिया आंसर में। ये देखिए, ये आपका आंसर हो गया क्रोड। चलिए अब हमारे अगले प्रश्न पे। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? शेलों के, खनिजों के या जीवाश्मों के? ये आपको बताना। अब आपको ये पता है कि शेल जो है खनिज पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, तो ये खनिज है। और हमें ये कैसे पता लगा? यहाँ पे देखिए, शेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। और इस तरीके के खनिज जो मानव प्रजाति के लिए महत्वपूर्ण है
और इससे खनिजों में खुद का उपयोग इन सब के लिए किया जाता है। जैसे कोयले का उपयोग हो सकता है ईंधन के लिए, प्राकृतिक गैस का, पेट्रोलियम का। तो हमारा क्या हो गया आंसर? खनिज। शेल क्योंकि खनिज से बने होते हैं और खनिजों में ये सारी चीजें आ गई, तो हमारा आंसर हो गया खनिज। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन। बाकी की चीजें मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो ये है शेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, वो क्या होते हैं। अब जिसमें जीवाश्म होते हैं वो शेल कौन से होते हैं ये हमें बताना। चलिए शेलों पे आ जाते हैं, किसमें जीवाश्म होते हैं, बुक में बताता हूं मैं आपको। ये सारे शेल हो गए। अब इसमें किसमें जीवाश्म है ये देखिए, ये अवसादी शेल है, और अवसादी शेलों में क्या बताया गया है, जो कभी इन शेलों पर रहे हैं कि जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जीवाश्म कहां पे आ गए? अवसादी शेलों में। हमारा आंसर क्या हो गया? अवसादी शेल। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट जो है कंप्लीट होता है। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? अब आपको होमवर्क में करना है आपका पार्ट, ये जो है पहला प्रश्न, पार्ट 2 का ये वाला प्रश्न, ये थर्ड प्रश्न जिसमें आपको मिलान करना है, और आपका ये कारण बताइए। ये सब आपको आपके होमवर्क में करना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो हमारे यहाँ पे पार्ट 2 कंप्लीट होता है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।